हाँ जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है सनराइज एकेडमी पर। कैसे हो? तो अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक रिव्यू आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2023-24 की, उसको पढ़ रहे थे। और उसमें है वो अपन ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि ओवरव्यू लिया था, जिसमें अपन ने जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इसके बारे में है वो देखा था। 2 क्लासें ली थी। और आज अपन ने वो आज की क्लास में वो चैप्टर जो अगला है, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। तो है वो उसको आज अपन शुरू करेंगे। तो उसमें वो अपने वो क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर है वो। हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है उसके बारे में देखेंगे, स्थिति। फिर है वो इसके है वो देखेंगे अपन की जो उत्पादन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन के बारे में। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो मानसून की स्थिति है वो कैसी है, हमारे मानसून कब आता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। और है वो साथ ही इसके बारे में अपन देखेंगे जो भू उपयोग है, भू उपयोग, लैंड यूज, इसके बारे में अपन आज के वो क्लास लेंगे। यानी कि कृषि जो दूसरा चैप्टर है आर्थिक समीक्षा का, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं इसमें वो संबंधित क्षेत्र, उसमें वो अपन है वो स्थिति के बारे में देखेंगे, उत्पादक के बारे में देखेंगे, और मानसून की स्थिति, और फिर है वो भू उपयोग, इसके बारे में लैंड यूज है, इसके बारे में अपन है वो आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जो कृषि है इसके बारे में वो सामान्य जानकारी, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है इसे प्राथमिक सेक्टर में रखा गया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था में जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और जो टर्सरी, 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसमें है वो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, और उद्योग जो द्वितीयक क्षेत्र में है, और जो सेवा है उसे वो अपन टर्सरी सेक्टर में रखा गया है। तृतीयक क्षेत्र है वो, उसे अपन सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था का अपन है वो प्रथम सेक्टर एक तरह से पढ़ने हैं। और उसमें है वो अपन है वो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कृषि की स्थिति क्या है, कृषि की उत्पादन कितनी जीएसडीपी में है वो, राजस्थान की जीएसपी में वो कृषि का कितना योगदान है, इसके बारे में अपन देखेंगे। और साथ ही वो कृषि का महत्व क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये RS प्रीलिम्स से में तो महत्व नहीं पूछा जाता, लेकिन है वो मेंस में जरूर पूछा जाता है कि कृषि का, राजस्थान में कृषि का महत्व क्या है, या भारत में कृषि क्षेत्र की इंपोर्टेंसी क्या है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हमने कि कृषि विकास ज़्यादा होगा, प्राथमिक सेक्टर का विकास ज़्यादा होगा, तो जो द्वितीयक सेक्टर है उद्योग, और जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि सेवा क्षेत्र, उनको भी रॉ मटेरियल तो प्राथमिक सेक्टर से मिलते हैं, यानी कि जो कच्चा माल है वो ज़्यादातर है वो जैसे कपास उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसको वो कपास कहाँ मिलेगा, प्राथमिक सेक्टर कृषि से ही मिलेगा। तो इसलिए जितना प्राथमिक सेक्टर जितना है वो विकास होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही जो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है उनको है वो उनकी वो ग्रोथ होगी। तो इसलिए भी जरूरी है। दूसरा अपन इसका महत्व क्या देखें, तो दूसरा इसमें है वो रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अपन देखें तो लगभग 62% जनसंख्या है वो डायरेक्ट है वो कृषि से है वो रोजगार मिलता है राजस्थान के अनुसार, जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें। और उसके बाद रोजगार, और उसके वो जो कृषि उत्पादक ना ज़्यादा होगी, तो फिर वो हमारे जो विदेश व्यापार होता है उसमें वो निर्यात बढ़ता है, जिससे वो हमें जो विदेशी इनकम होती है वो आती है, और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार वो है वो बढ़ता है। साथ ही गरीबी का उन्मूलन होता है, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, भूखमरी कम होगी, खाद्यान्न सुनिश्चित होगा। और ये सारी इंपॉर्टेंस है हमारे जो कृषि, यानी कि जो गरीबी बेरोजगारी मिटेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और जो दूसरे क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसमें भी है वो उसको भी एकदम बूस्ट मिलेगा, यानी कि वो भी ग्रोथ करेंगे। तो ये था कृषि का महत्व। अब अपन देखते हैं कि कृषि की स्थिति क्या है। कृषि की जो हमारे राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है, और कृषि में भी इसके उप क्षेत्र है उसको अपन देखते हैं। यानी कि कृषि की स्थिति में क्या देखेंगे अपन, कृषि की स्थिति यानी कि वही स्थिर कृषि का योगदान कितना है। तो अपन ने पहली क्लास में भी देखा था कृषि का योगदान कितना है हमारी जो जीएसडीपी है उसमें। तो स्थिर मूल्य पर कितना है, 21 पॉइंट, पहले यहाँ पर लिख लिया था, जो लाख में लिखता था 2.05 लाख करोड़। और जो इस प्रचलित मूल्य है वहाँ पर कितना है, 3.82 लाख करोड़। इसका है वो ये इतना योगदान है। हमारी जो जीएसडीपी अपन ने देखी थी पहले क्लास में, टोटल कितनी थी स्थिर मूल्य पर, जो कि है वो 15 जो जीएसडीपी हमारे जो स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी थी वो है वो 8.45 लाख करोड़। और
जो प्रचलित कीमत है उस पर वो कितनी थी 15.28 लाख करोड़। तो उसमें कृषि क्षेत्र का कितना है जो स्थिर मूल्य वहाँ पर है वो स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 2.05 लाख करोड़ का योगदान है और प्रचलित मूल्य पर 3.82 लाख करोड़ रुपए का जो है वो योगदान रखती है हमारी जीएसडीपी में राजस्थान की। और उसके बाद देखें तो वृद्धि कितनी हुई है यानी कि प्रतिशत, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 26.21% और इसमें है वो 26.72%, यानी कि 26.21% इसमें है वो अगर निकालेंगे स्थिर मूल्य पर जो राजस्थान की जीएसडीपी उसमें ये कितना है तो 26.21%, और जो प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जो जीएसडीपी उसमें है वो ये जो प्रचलित मूल्य पर है वो अपने कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है तो 26.72%। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें वो वृद्धि कितनी हुई है। वृद्धि देखें तो है वो इसमें है वो जो स्थिर मूल्य स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है जो 2.13%। स्थिर मूल्य पर है वो हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसमें वो कितनी वृद्धि हुई है 2.13%। पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में है वो कृषि क्षेत्र के स्थिर मूल्य पर है वो कितना योगदान में वृद्धि हुई 2.13%। और इसमें प्रचलित मूल्य पर देखें तो 9.64%। ये जो पहला चैप्टर इसमें जो दूसरा चैप्टर इसमें ज़्यादातर है वो डाटा है, थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें तो है वो ये डाटा आपके है वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। फिर है वो देखते हैं अपन ये स्थिति देख ली, यानी कि जीएसडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी में टोटल कितना है तो उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान है स्थिर कीमतों पर और 3.82 लाख करोड़ रुपए का योगदान है प्रचलित मूल्य पर। उसके बाद में देखें कि ये वो जो ये है इसको प्रतिशत में बदला है, यानी कि जो स्थिर मूल्य पर प्रतिशत में कितना योगदान है तो 26.21% प्राथमिक सेक्टर कृषि क्षेत्र का योगदान है और 26.72% है वो प्रचलित मूल्य पर है वो राजस्थान की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। फिर उसके बाद में वृद्धि कितनी तो 2.13% स्थिर मूल्य पर और 9.64% है वो प्रचलित मूल्य पर है वो इसमें वो वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं कि कृषि में क्या केवल फसल ही आते हैं या और कोई आता है, मतलब जो कृषि में केवल कृषि या फसल नहीं आती, इसके उप क्षेत्र भी होते हैं जैसे पशुपालन, तो ये भी इसको कृषि में भी गिना जाता है, और मत्स्य पालन, वानिकी, तो सब ये इसमें ही आते हैं उप क्षेत्र, कृषि के उप क्षेत्र। तो कौन से सबसे पहले देखें तो पशुधन, उसके बाद पशुधन, उसके बाद देखें तो अपन है वो वानिकी, यहाँ फसल लिख लेते हैं दूसरे नंबर पर फसल, फिर वानिकी और फिर मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन। तो ये है वो कृषि क्षेत्र में आते हैं। कृषि में ये गिना जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर अपने योगदान देखा था 26.21%, तो उसमें वो इनका कितना योगदान है, वो यदि 26.21% वो उसको 100 मान लिया जाए और जो स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य पर उनको 100 मान लिया जाए तो फिर है वो इनका है वो कृषि क्षेत्र, ये कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के ये वो कृषि में ही आते हैं। उसमें है वो सबसे ज़्यादा योगदान मैंने ये क्रमवाइज लिखी, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है पशुधन का, पशुपालन से है वो ज़्यादा इनकम होती है किसानों को, और उसके बाद में फसल, उसके बाद में वानिकी और उसके बाद में मत्स्य। तो इसका कितना योगदान है वो अपन देख लेते हैं। राजस्थान की जो कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र में इसका कितना योगदान है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसको यदि 100 मान लिया जाए तो फिर जो कृषि के उप क्षेत्र है इसका वो कितना योगदान है। तो पशुधन इसका आप लिख लेते हैं सबसे पहले 48, 44 और फिर 6 और ये वो मत्स्य ने 0, इसको और भी लिखना है, ठीक है। फिर पॉइंट, फिर इसका वो 5 लिखना है, जैसे कि 48 तो 5 और 8%, फिर 5 3%, फिर 6.40%, फिर 0.49%, यानी कि ये क्या है तो जो कृषि क्षेत्र का योगदान है उस अपने जीएसडीपी में उसमें उसको यदि कृषि क्षेत्र के योगदान को 100 मान लिया जाए तो जो कृषि के अंतर्गत आते हैं उप क्षेत्र, कृषि के उप क्षेत्र उनका कितना योगदान है तो पशुपालन, पशुधन का योगदान सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है वो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा है पशुपालन, पशुधन, और सबसे कम है वो किसका है, सबसे कम है वो मत्स्य का योगदान सबसे कम है, कितना है 0.49%, और जबकि है वो पशुपालन का योगदान कितना है जीएसडीपी यानी कि कृषि में तो वो 48.58%, 48 जो है वो 58%। यदि अपन इसको पाई चार्ट में बदलें तो है वो ज़्यादातर है वो सबसे आधा, लगभग आधा, तो मान लो आधा योगदान किसका है
लगभग आधा योगदान है वो केवल और केवल पशुधन का है। ये किसका है? पशुधन। पशुधन कितना है? 48.58%। फिर उसके बाद में देखें तो लगभग ये भी है वो 44.53 है। तो कौन सा? उसके बाद में है वो फसल। फसल का कितना योगदान है? तो इसका वो मान लेते हैं 44 पॉइंट कितना है? 44.53%। ये किसका है? तो ये है वो फसल। उसके बाद में देखें तो 6.40 ये तो थोड़ा सा देख लेते हैं इधर, ठीक है। 6.40% किसका योगदान? तो वानिकी। वानिकी में कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो तीसरे नंबर वानिकी को रखना है। और फिर है वो लास्ट है वो मत्स्यन। मत्स्यन का योगदान है वो कम है। मत्स्यन का कितना है? तो 0.49%। तो ये अपने देखे कृषि क्षेत्र के बीच उप क्षेत्र उसको अपन ने देखे कि उनका और उसका वो कितना योगदान है उसको अपन ने देखा। तो ध्यान क्या रखना है एग्जाम के हिसाब से कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का जीएसडीपी में, कृषि क्षेत्र में, और सबसे कम मछली पालन या मत्स्यन का। और फिर अब अपन देखें कि ये तो देखा है उसमें योगदान, यदि कृषि क्षेत्र के टोटल योगदान को 100 मान लिया जाए तो फिर उसके उप क्षेत्र का योगदान। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि इसमें वो वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर यानी कि इसमें वो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दर्ज की गई है, वृद्धि दर किसमें हुई है? तो इसमें वो देखें तो अपन सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा, जैसे कि अब इसमें योगदान सबसे कम किसका है? 0.49% है वो इसका योगदान है मत्स्यन का योगदान सबसे कम है। तो इसका वो ग्रोथ करने की संभावना कैसी होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? एक तो मान लो इसको अब एक उदाहरण से समझते कि एक विद्यार्थी है, उसके यदि किसी भी क्लास में है वो 95% बनेंगे, और उसी क्लास का कोई दूसरा बच्चा है उसके है वो 60% बने, तो इसमें वो ग्रो करने की संभावना किस में ज़्यादा होगी? 60 वाले में या 95 वाले में? ऑब्वियस सी बात है जिसके 60% बने हैं वो अगली क्लास में वो उसको ग्रो करने की उसकी संभावना ज़्यादा होगी, और जिसके ऑलरेडी 95 बन गए हैं तो उसके वो जो ग्रो करने की जो है वो संभावना है वो कम होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। यानी कि वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? मत्स्यन में। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम किस में है? फसल में है वो सबसे कम है। कितनी? इसमें वो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नकारात्मक फसल में वो नकारात्मक यानी कि कितनी है नकारात्मक? तो 1.61% नकारात्मक वृद्धि, यानी कि फसल में है वो कमी दर्ज की है 1.61%। इसमें वो ये, और मत्स्यन का वो कितनी वृद्धि हुई? तो 15.21%। इसमें वो ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद में देखें तो उसके बाद में पशुधन और वानिकी यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे है। फिर है वो वृद्धि वानिकी में, सबसे ज़्यादा वृद्धि मत्स्यन में, और सबसे कम फसल में कितनी है? नकारात्मक। इसमें अपन बात करें तो 5.83%, और इसमें अपन बात करें तो 2.82%। वानिकी में कितनी वृद्धि? 2 इसको है वो सबसे ज़्यादा 15.21%। किस में? मछली पालन में, क्योंकि मछली पालन का योगदान किस सबसे कम है तो इसमें वो वृद्धि करने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि है। और सबसे कम फसल में सबसे क्वेश्चन आ जाए कि नकारात्मक वृद्धि दर किसमें, कौन से कृषि के कौन से उपक्षेत्र में दर्ज की गई है? तो फसल है वो उसमें वो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, माइनस का 1.61% है वो इसमें वो वृद्धि ग्रोथ, यानी कि इसमें फसल के क्षेत्र में वो कमी आई है। तो ये थे कृषि के उपक्षेत्र 4, इसके बारे में देखा, इसके योगदान देखा, और इसमें वो वृद्धि दर में इसकी वो क्रम क्या है। इसमें वो एग्जाम में है वो सीरीज पूछ लेता कई बार कि है वो इसको वो सीरीज कौन सा सही कृषि में उपक्षेत्र में जो कृषि की जीएसडीपी उसमें वो योगदान का सही क्रम है, तो इसको है वो ऐसे पूछ सकता है, पशुधन इज ग्रेटर देन फसल, फिर मत्स्य, फिर वानिकी। क्या ये सही है? क्रम सही है या जीएसडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र के? क्या ये सही है? सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर पर पशुधन है योगदान में, दूसरे पर है वो फसल है, तीसरे पर मत्स्य नहीं, तीसरे पर वानिकी है, और तीसरे पर वानिकी, और चौथे नंबर पर मत्स्य है। तो ऐसे है वो क्वेश्चन है वो सीरीज के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा क्रम में ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? तो मत्स्य में। सबसे कम वृद्धि है वो नकारात्मक वृद्धि है वो फसल में हुई है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो पशुधन का योगदान, यानी कि पशुधन वो सबसे ज़्यादा आय होती है किसानों को जो कि कृषि करते हैं उनको। और जो मत्स्य है उनका है वो योगदान है वो सबसे कम है। मछली पालन से है वो किसानों की आय कम होती है। तो ये अपन ने देखी अपने है वो कृषि की स्थिति, कृषि का कितना योगदान है, कृषि के जो उपक्षेत्र है उसको अपन ने वो
देखा। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा मानसून के बारे में, क्योंकि कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। और कृषि राजस्थान में तो वैसे भी है वो ज़्यादातर है वो जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो बारिश अच्छी हो जाती है तब जो वो कृषि हो जाती है, और बारिश नहीं होती तो फिर कृषि का उत्पादन है वो घट जाता है। तो अब इसमें वो ये रखना है कि जो मानसून की तिथि है वो कौन सी है, तो 15 जून। मानसून में केवल याद रखना, मानसून की तिथि राजस्थान में वो 15 जून 2022-23 जो आर्थिक समीक्षा है उसमें वो 2023-24 15 जून 2023 को मानसून आया था। और इसमें वो केवल इतना ध्यान रखना कि जो पिछली बार की तुलना में इस बार है वो वर्षा में वृद्धि हुई या कमी, वार्षिक वर्षा में। बस जो फैक्ट वो याद करना है, वार्षिक वर्षा में कमी है हुई या वृद्धि, तो बस ध्यान रखना है कि वृद्धि हुई, यानी कि जो 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वो वर्षा में वो वृद्धि दर्ज की गई है, ग्रोथ। यानी कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में है वो भगवान की कृपा अच्छी रही और वर्षा ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि 15 जून को जो मानसून का दिनांक है डेट है 2023, और फिर है वो वार्षिक वर्षा सबसे वो मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा हुई है। तो ये अपने देख लिया मानसून के बारे में, जनरली बस इतना ही ध्यान रखना मानसून के बारे में। मानसून है वो कब आता है, और इसमें वो मेन बात तो यही है कि पिछली बार की तुलना में वो वर्षा में कमी हुई है। कथन में स्टेटमेंट में कहीं यदि आ जाए तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं कि जो कृषि की उत्पादकता है उसको, उत्पादकता यानी कि उत्पादन है वो कृषि है वो कितना उत्पादन हुआ है कृषि में, वो जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 में उसमें है वो कितना है वो कृषि का उत्पादन हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे उत्पादन टोटल कितना उत्पादन हुआ है, 245.01 लाख मेट्रिक टन, यानी कि LMT 245.01 लाख मेट्रिक टन टोटल है वो कृषि का है वो उत्पादन हुआ है। अब इसको भी दो भागों में बांटते हैं, जो कृषि उत्पादनता पढ़ते हैं तो इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो रबी की क्रॉप है, रबी की फसल, और दूसरी है वो खरीफ। दो भागों में बांटते हैं, एक तो खरीफ की फसल और एक है रबी की फसल। टोटल कितना उत्पादन हुआ है, 245.01 लाख मेट्रिक टन। उसमें रबी का कितना है, उसमें लगभग 89.37 अपन है वो मान लेते हैं, मोटा 90 पूरा है वो राउंड फिगर मान लेते हैं, है वो 89.37। ठीक है, 90 लाख मेट्रिक टन। तो बताओ खरीफ का कितना हो, इसका वो कितना रहेगा पीछे, 155, जो पीछे रहेगा वो इसका होगा 155 लाख मेट्रिक टन। ये है वो जो खरीफ और रबी इसमें वो बांट दिया। अब क्या अनाज टोटल है वो जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, हमारे जो खाद्यान्न का उत्पादन उसमें क्या है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में वो मतलब 2023-24 में क्या है वो वृद्धि हुई है दर्ज या फिर कमी। तो इसमें है वो कमी हुई, टोटल खाद्यान्न में वो कमी हुई। कमी कितनी की, 3.05 ऐसा कुछ है, उस इतना परसेंट है वो कमी दर्ज की गई, यानी कि ऋणात्मक नकारात्मक वृद्धि। तो इसमें कमी हुई तो सब में कमी होगी। जैसे कि अपन बात करें खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, और क्या रहा तिलहन दलहन, फिर है वो इसमें सब में कमी होगी। टोटल फसल में कमी हुई तो इसमें भी कमी होगी। केवल वृद्धि केवल एक में हुई है, उसका ध्यान रखना। वृद्धि किस में हुई है, तो जो गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल उसमें केवल एक जो है वो वृद्धि दर्ज की, बाकी सब में वो कमी। खाद्यान्न में कमी, तिलहन दलहन इसमें सब में है वो कमी। कपास में भी कमी है, कपास में भी कमी है, लेकिन वृद्धि केवल गन्ने में। टोटल ओवरऑल कमी कितनी है, 3.05%। 3.05 ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, 3.05% लगभग इतना ही है वो टोटल है वो। इसमें वो टोटल उत्पादन में कमी हुई है। फिर अपन ने इसको बांट लिया 90 LMT और 155 है वो खरीफ की फसल, खरीफ और रबी दोनों में बांट लिया। फिर इसको अपन देखते हैं कि जो इसमें वो वृद्धि या कमी की बात करें तो वो कितना है। तो जो रबी की फसल में उसमें तो हुई है वृद्धि, क्योंकि रबी की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, तो उसमें वो ज़्यादा है वो फसल है वो ज़्यादा वृष्ट क्षेत्र में बोई जाती है। तो उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है कितनी, मोटा लगभग 8%। ऐसा है राउंड फिगर में थोड़ा ये ध्यान रखना, 8%। और जो खरीफ की फसल है इसमें वो वृद्धि हुई है कमी, तो इसमें भी कमी हुई है। कमी कितनी हुई है, लगभग
18 पॉइंट, मोटा मोटा आप याद रखें कि 18% की इसमें तो कमी हुई है और इसमें है वो 8% की वृद्धि हुई है। और ओवरऑल बात करें तो कितनी हुई है कमी, 3.05% की है वो कमी हुई है ओवरऑल। खरीफ की फसल में 18% की और रबी की फसल में है वो 8% की वृद्धि हुई है। तो ये अपने फसल को दो रबी और खरीफ दोनों भागों में बांट कर देख लिया। तो ये उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन के बारे में अपने देखा, इसमें है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा मतलब सब में कमी हुई और वृद्धि है वो केवल गन्ने में हुई, इतना वो ध्यान रखना। और ओवरऑल कितनी कमी हुई है, क्योंकि खरीफ में ज़्यादातर है वो कमी हुई है, खरीफ में कमी हुई है और है वो रबी की फसल में वृद्धि हुई है, तो ज़्यादा कमी हुई है, इसलिए ओवरऑल कमी कितनी हुई है, मतलब 3.08%, 3.08% ओवरऑल है वो जो वृद्धि हुई है ओवरऑल, यानी कि नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है टोटल खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, इसका मतलब है वो जो अनाज है उसमें भी है वो ऋणात्मक है, मतलब कमी दर्ज की गई है। अनाज के साथ दलहन, तिलहन, कपास, इन सब में है वो कमी दर्ज की गई, इसमें वृद्धि नहीं हुई, केवल और केवल एक गन्ने में वृद्धि हुई है, उसका ध्यान रखना। तो ये उत्पादन को अपन दो भागों में बांटा, रबी और खरीफ, इसमें वो मतलब बांट कर देख लिया। अब इसको है वो अनाज और दलहन में वो डिवाइडेड करके देखते हैं, मतलब इसको 2 पार्ट में बांट कर देखते हैं कि जो 200 टोटल उत्पादन कितना, 245.01 लाख मेट्रिक टन, इतना टोटल उत्पादन हुआ है। उसमें वो अपन अब देखते हैं अनाज, इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अनाज और दूसरा है वो दलहन, अनाज और दलहन। इसका कितना है दलहन, तो 36.40 LMT लाख मेट्रिक टन। और अनाज का कितना है, अनाज का योगदान कितना है, इसमें टोटल अनाज का कितना उत्पादन हुआ है, तो 208 पॉइंट जो समथिंग आएगा, कितना है 208.03 है, इतना है, ठीक है। 208 के आप आसपास ध्यान रखना, राउंड फिगर 208 ऐसा ध्यान रखना। तो आप जो MCQ आएंगे सवाल, अगर उसमें यदि ये सवाल आ गया तो आप है वो इसको देख कर समझ आएंगे, यानी कि 208 और इधर है 36.40 लाख मेट्रिक टन है वो क्या उसमें है वो दलहन का उत्पादन हुआ है टोटल खाद्यान्न में, और अनाज का उत्पादन हुआ है 208.3%। इसमें वो जैसा कि बताया टोटल मतलब खाद्यान्न में कमी हुई, तो इन दोनों में भी कमी हुई है, वृद्धि नहीं, इनमें भी कमी हुई है और इसमें भी है वो कमी हुई है। अब कितने प्रतिशत की कमी हुई है वो अपन देखते हैं। तो जो अनाज है इसमें तो हुई है 3.59% और 3.59% और है वो प्रतिशत है वो कमी, ठीक है, वृद्धि नहीं कमी है, ऋणात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि। और दलहन की बात करें तो इसमें वो कितनी कमी हुई, तो 0.05% दलहन में है वो कितनी कमी हुई है। हमारे जो कृषि उत्पादन में टोटल खाद्यान्न उत्पादन में दलहन का हिस्सा कितना है, तो 36.40 लाख मेट्रिक टन दलहन उत्पादन हुई है। और है वो अनाज है वो 208 पॉइंट है वो यहाँ पर समथिंग कुछ, ठीक है, 208 राउंड फिगर याद रखना 208। फिर इसमें वो कितनी कमी हुई है, तो इसमें है वो वृद्धि नहीं हुई, यानी कि नकारात्मक वृद्धि हुई है 3.59% की। और इसमें वो जो दलहन है इसमें वो 0.05% की वो क्या हुई है, इसमें 0.05% की कमी हुई है। अब इसको अब ये तो हो गए खाद्यान्न और दलहन। अब इसको जो तिलहन वो दूसरी फसलें उसके बारे में भी देख लें कि उसका वो कितना हमारे यहाँ पर उत्पादन हुआ है और कितनी कमी वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बारे में देख लेंगे। जैसा कि बताया गया कि वृद्धि तो केवल एक गन्ने में हुई है, बाकी सब में वो कमी हुई है। तो अब अपन बात करें तिलहन की फसल की। तिलहन की जो फसल है इसमें वो उसका उत्पादन कितना हुआ है, तो 101 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। पॉइंटों में जो समथिंग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेना, ठीक है। यानी कि जो लगभग मतलब ये राउंड फिगर याद रखोगे तो भी है वो सही होने, सवाल सही होने की संभावना ज़्यादा होगी, यानी कि सही हो जाएगा। और उसके बाद में अपन देखेंगे तिलहन में इसमें वृद्धि तो होगी नहीं, क्योंकि वृद्धि तो केवल गन्ने में हुई है। इसमें वो कमी कितनी हुई है, इसकी जो वृद्धि ग्रोथ रेट इसमें कमी कितनी हुई है, तो 2.21% है वो, इसमें वो कमी दर्ज की गई है। 2.10 इसमें है वो क्या, इसमें है वो नकारात्मक वृद्धि कितनी है, 2.10% किसमें, तिलहन में। और है वो 101 पॉइंट है वो 24 है। इसका वो कितना है वो
इसका है वो इतना है वो लाख मीट्रिक टन इसका है वो उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष, यानी कि जो वित्त वर्ष यानी कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तिलहन का टोटल उत्पादन कितना हुआ है 101.24 लाख मीट्रिक टन। अब अपन बात करें कि कपास की, कपास इसमें वो इसका वो कितना योगदान है, यानी कि इसका जो उत्पादन है वो कितना हुआ है। तो कपास का उत्पादन की बात करें तो इसका वो उत्पादन हुआ 26.21 लाख गांठ है। इसको वो लाख मीट्रिक टन में नहीं नापते हैं, कपास के लिए वो इसके वो जो मापने की इकाई है वो अलग है, और उसको वो 26.21 लाख गांठ है इसमें वो नापा जाता है। और इसमें वो कमी, इसमें भी कमी होगी, तो इसमें कमी कितनी हुई है 5.58%, 18 नहीं 5.58% इसमें है वो जो कपास है इसमें वो कमी दर्ज की गई। ठीक है, कितनी 5.58%, सबसे ज़्यादा है वो मतलब सबसे मतलब वृद्धि केवल किस में हुई है, गन्ने में, बाकी सब में कमी हुई है। तिलहन में कितनी कमी है 2.10%, और जो कपास है इसमें कितनी कमी है तो -5.58%। अब अपन देख लेते हैं जो गन्ना है वो एक थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि उसमें है वो केवल वृद्धि है, बाकी सब में वो कमी हुई है ग्रोथ रेट में। अब अपन देखते हैं कि जो गन्ने की फसल है उसको, गन्ना इसमें वो उत्पादन कितना हुआ है 3.28 लाख मीट्रिक टन। गन्ना का जो उत्पादन है, उत्पादन कितना हुआ है तो 3.28 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ है। अब इसमें वो इसकी जो वृद्धि दर है ग्रोथ रेट वो कितनी है, वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर वो कितनी है 4.13%, इसमें वो वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी है। गन्ने की फसल में केवल वृद्धि दर्ज की गई है, बाकी सब में कमी हुई है। तो अपन ने देखा जो फसल उत्पादन है अनाज पहले तो रबी और खरीफ में बांटा। रबी की फसल का कितना योगदान है 245 लाख मीट्रिक टन, वो तो टोटल है, उसमें है वो टोटल ओवरऑल है वो वृद्धि हुई या कमी, तो ओवरऑल कमी हुई है 3.08% की ओवरऑल कमी हुई है। तो ज़्यादातर फसलों में कमी हुई है, यानी कि तिलहन, दलहन, अनाज और कपास सब में कमी हुई है, केवल और केवल गन्ने में वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है 4.13%। अब ये होगी फसल के उत्पादन। अब अपन देखते हैं कि जो फसल उत्पादन है उसमें वो राजस्थान का ये वो योगदान कितना है। राजस्थान का वो मतलब भारत की बात करें, टोटल भारत में जितना उत्पादन होता है फसलों का, तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें वो राजस्थान है वो प्रथम नंबर पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो अब तक अपन ने वो क्या देख लिया, यानी कि जो उत्पादन है, उत्पादन का है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसमें हुआ, टोटल कितना है 245.01 लाख मीट्रिक टन। फिर रबी खरीफ को छोड़ो, उसको अपन देखते हैं अनाज। अनाज में कितना है 208 पॉइंट, और ठीक है इसमें वो कितना था 208 तो 36.40%। इसमें वो कमी कितनी है दलहन में 0.05%, इसमें वो क्या दलहन में कमी हुई है। अनाज में कमी कितनी है 3.59%, अनाज में कमी हुई है 3.59%, यानी कि ऋणात्मक। फिर अपन ने देखा कि जो है वो तिलहन उसमें उसका योगदान कितना है टोटल 101 लाख मीट्रिक टन, और उसमें वो कमी कितनी हुई है तो 2.10% है वो, उसमें वो ऋणात्मक ग्रोथ रेट। फिर अपन देखिए बात करें गन्ने की फसल, इसमें तो है वो वृद्धि हुई है। पहले कपास देख लेते हैं। कपास इसमें भी है वो कमी हुई है, तो कपास में कमी कितनी हुई है 26.21%, और 5.58 है वो इसका वो लाख मीट्रिक टन इसका वो कपास का 26.21 जो लाख मीट्रिक टन है, लाख मीट्रिक टन। ये तो उत्पादन लाख गांठ है, मीट्रिक टन नहीं आएगा यहाँ पर, लाख गांठ आएगी, क्योंकि कपास का जो इकाई है वो लाख गांठों में होती है। और इसमें वो कमी कितनी हुई तो 5.5% की है वो कपास में कमी हुई है। फिर बात करें गन्ने की कितनी है, उत्पादन हुआ 3.28 लाख मीट्रिक टन, और इसमें जो कमी हुई है 4.13% की है वो ऋणात्मक ग्रोथ रेट, यानी कि इसमें गन्ने में प्लस वृद्धि हुई है, केवल और केवल गन्ने में ही वृद्धि हुई, बाकी सब में कमी हुई। टोटल अनाज, दलहन, तिलहन, कपास सब में वो कमी हुई है, गन्ने में वृद्धि हुई है। तो अब देखें वो केवल ध्यान रखना, मतलब कि वृद्धि केवल गन्ने में हुई है, बाकी सब में कमी है। ठीक है, तो ये तो देख लिया। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में वो जो ये फसलें हैं उसमें वो राजस्थान है वो किन किन फसलों में पहला स्थान रखता है, और किन किन फसलों में दूसरा स्थान, और किन किन फसलों में तीसरा स्थान रखता है। तो वो भी अपन देखते हैं।
राजस्थान का स्थान, यानी कि जो प्रथम, ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसमें वो राजस्थान का है वो प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान में वो कौन कौन सी, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाजरा। बात करें सबसे बाजरा, तो बाजरा में वो राजस्थान का स्थान कितना है, प्रथम। ओवरऑल पूरे इंडिया में वो बाजरे के में वो योगदान में राजस्थान पहले नंबर पे है। दूसरा यहाँ पर होता है ज़्यादातर सरसों, तो सरसों में भी है वो राजस्थान पहले नंबर पे, पहले स्थान पे। तीसरा बाजरा, सरसों और तिलहन, तिलहन में भी पहले नंबर पे। और चौथा बात करें चौथी, तो इसमें वो गवार हमारे राजस्थान में ज़्यादातर होता है। तो फिर है वो ये जो फसल है इसमें वो राजस्थान का योगदान पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, पहले स्थान पर है। अब अपन बात करें कि सेकंड, द्वितीय स्थान में वो राजस्थान का कौन कौन सी फसलों में द्वितीय स्थान है। तो द्वितीय स्थान में वो दो फसलें याद रखना, मूंगफली, एक तो मूंगफली और दूसरा पोषक अनाज, मूंगफली और पोषक अनाज। इसमें वो राजस्थान का है वो दूसरा नंबर है, टोटल पूरे राज्यों में राजस्थान का है वो दूसरा नंबर। और बात करें तृतीय स्थान पर कौन कौन सी फसलें हैं, मतलब ऐसी कौन सी फसलें है जिसका उत्पादन में राजस्थान है वो तीसरे नंबर पर आता है भारत में। तो तीसरे नंबर पर है वो, अपन बात करें जैसे कि ज्वार और सोयाबीन, और फिर है वो दलहन। तो ये फसलें ज्वार, सोयाबीन, दलहन, इसमें तो राजस्थान का वो तीसरा नंबर है। और जो मूंगफली और पोषक अनाज है इसमें वो राजस्थान का दूसरा स्थान है। और बाजरा, सरसों, तिलहन, ग्वार, इसमें वो राजस्थान का पहला नंबर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, राजस्थान में जो फसलों की स्थिति है फॉर ओवरऑल इंडिया में, उसके बारे में पूरे इंडिया में राजस्थान का कितना है वो योगदान, इसके बारे में अपन ने देख लिया। यानी कि इन फसलों में पहले स्थान रखता है, मूंगफली, पोषक अनाज में दूसरा, और ज्वार, सोयाबीन, दलहन, इसमें वो राजस्थान तीसरे नंबर पर है। तो ये तो अपने देख लिया टोटल उत्पादन और राजस्थान की फसलों के जो राजस्थान की जो फसलों की उनकी स्थिति के बारे में। अब अपन देखते हैं भूमि उपयोग, लैंड यूज, उसके बारे में अपन देखते हैं। भू उपयोग, ये कितना लिखा हुआ 342, तो पहले 342 तो यहाँ लिख लेते हैं, भू उपयोग, ठीक है। लैंड यूज, इसमें वो टोटल है वो कितना लाख हेक्टेयर है, तो 342.81 लाख हेक्टेयर, इतनी है वो राजस्थान में टोटल कितने हेक्टेयर है, 342.81 लाख हेक्टेयर, ये टोटल इतनी है वो भूमि है राजस्थान में। अब इसको अब डिवाइड करते हैं, मतलब इसके जो टाइप है भूमि के प्रकार उसको अपन देखते हैं। भूमि के, अब इसको मैं मीटर दिखाता हूँ, भूमि के प्रकार टोटल 9 प्रकार में वो, मतलब 9 भागों में बांटा गया है, मतलब 9 टाइप है टोटल भूमि के, जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, अन्य उपयोगी भूमि, कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि, चारागाह भूमि, पड़त भूमि, चालू पड़त, अन्य चालू पड़त भूमि, इस प्रकार टोटल है वो 9 भागों में वो कृषि को का जो भूमि है इसको वो बांटा गया है। तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये वो क्षेत्रफल वाइज है वो, मैं जमा लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो जो ज़्यादा है। उसके बाद है वो, फिर है वो बंजर, फिर है वो, ये क्रम वाइज लिख रहा हूँ, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फिर दूसरे नंबर पर बंजर भूमि, बंजर भूमि, दो को ऐसे पश्चिमी राजस्थान में बे बोलते हैं, तो बे से बंजर याद रखना। और ज़्यादातर ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि खेती ज़्यादा होती है, फसलें ज़्यादा होती है, तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर तीन किस्में जो अक्सर होते हैं, तो 3 वानिकी में होते हैं, वानिकी तीसरे नंबर पर। फिर चौथा बात करें तो उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, फिर 5वां कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, फिर छठे नंबर पे कौन सी आएगी, तो जो छठे नंबर पे आने की जो अन्य चालू पड़त
भूमि। फिर उसके बाद में 7वें नंबर पर स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह। ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा नहीं तो मतलब ये ऊपर वाले 4-5 ये तो ध्यान रखना है। 4 सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा वानिकी, चौथा ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और 5वां कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, और फिर अन्य चालू पड़त भूमि, और 7वें नंबर पर स्थायी चारागाह। फिर अपन देखते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है वो स्थायी चारागाह और फिर पड़त भूमि, मतलब चालू पड़त। इस अन्य चालू पड़त भूमि होगी, ये है वो चालू पड़त भूमि, चालू पड़त भूमि। और 9 नंबर पर है वो वृक्षों के झुंड और बाग, वृक्षों के झुंड व बाग। ये 9 भागों में वो टोटल जो लैंड है इसको वो डिवाइड किया गया है। और इसको वो जो प्रतिशत के अनुसार मतलब इसको क्रम वाइज लिखा है। सबसे ज़्यादा है वो जो टोटल भूमि कितनी थी 342.8 लाख हेक्टर, उतनी वो टोटल भूमि थी। उसमें वो इसका वो कितना मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर है वो बंजर, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। फिर है वो बंजर भूमि, फिर है वो वानिकी, और उसके बाद ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, फिर है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, और उसके बाद में अन्य चालू पड़त भूमि, स्थायी चारागाह और चालू पड़त भूमि, और वृक्षों के झुंड तथा बाग। ये वो 9 भागों में टोटल बांटा गया है। अब इसको देख रहे हैं इसका वो योगदान कितना है। जैसे कि टोटल 342.81 लाख हेक्टर, टोटल ये इतनी भूमि है लाख हेक्टर। उसमें वो इसका वो लगभग 53.74%। फिर इसकी जो बंजर भूमि देखेंगे तो इसका कितना है, मतलब इसको प्रतिशत में बांटेंगे तो इसका वो 342, टोटल इसको 100 मान लेते हैं। इसमें मतलब 342 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का कितना है योगदान, मतलब कितना हिस्सा, 53.74%। फिर 10.39% है वो किसका है, बंजर भूमि का योगदान है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर है वो बंजर भूमि, फिर है वो वानिकी, वानिकी का कितना है 8.09%, 8.09%। उसके बाद में ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, इसका योगदान है वो 5.92%, 5.92%। फिर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 6.8%। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि का कितना प्रतिशत है, मतलब कितना योगदान है, टोटल लैंड कितनी है, तो 6.8% है वो ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है। फिर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि वो है वो कितनी, तो 5.92%। ये वो कितनी है, कृषि कौन सी है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, यानी कि जिसमें वो कृषि नहीं की जाती लेकिन वो भूमि उपयोगी है। अब अन्य चालू पड़त भूमि है उसका वो कितना है, तो 5.68%। अन्य चालू पड़त भूमि वो 5.68% है। और जो स्थायी चारागाह है वो 4.82% है, वो 82%। और उसके बाद में जो चालू पड़त भूमि वो है वो 4.38%। और जो वृक्षों का जो झुंड है वो 0.09%। ये वो टोटल 342.81 लाख हेक्टर है। उसमें वो जो 53.74% वृक्ष शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। फिर वो 10.39% है वो बंजर भूमि है हमारे राजस्थान में। और वानिकी कितने 8.09% पर है वो वानिकी इतनी भूमि। फिर ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.8%। इसका वो क्रम ध्यान रखना, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फिर बंजर भूमि, फिर वानिकी, और फिर ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। इसको वो मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, जो क्रम वाइज में पहले 4 है उसको वो इम्पोर्टेंट है। तो ये भूमि के टाइप थे 9 प्रकार के। हमारे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 9 प्रकार के 9 प्रकार है वो भूमि के है। भूमि को 9 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो उसका सबसे ज़्यादा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। बंजर भूमि उसके बाद, और वानिकी तीसरे नंबर पर। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि जो 6.8% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.92% है। और अन्य चालू पड़त, ये चालू पड़त जो चारागाह, इसमें जो पशु शर्त है वो चारागाह होता है। और वृक्षों के झुंड और बाग ये 0.09% है। तो ये चालू पड़त और इस अन्य चालू पड़त ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देख लें। चालू पड़त तो इसे कहेंगे ऐसी भूमि जो है वो एक बार बोए जाने पर फिर एक नेक्स्ट ईयर वो पड़ी रहती है, उस पर वो फसल नहीं बोते हैं, फिर वापस अगले साल है उस पर उसको बोया जाता है, फिर वो पड़ी रहती है, फिर उसको 1 साल बाद और बोया जाता है। यानी कि 1 साल को छोड़कर ऐसी भूमि जिसको 1 साल के अंतराल में है वो उसको बोया जाता है, तो वो भूमि
मतलब चालू पड़त भूमि कहलाती है। और इस तरह अन्य चालू पड़त भूमि ऐसी भूमि जिसको 3-4 सालों में एक बार बोया जाता है, फिर वापस 3-4 साल पड़ी रहती है, फिर वापस उसको एक बार बोया दिया जाता है, तो वो अन्य चालू पड़त भूमि होती है। और चारागाह कितना है, चारागाह स्थायी चारागाह का 4.82%, चारागाह से 4, याद रखना, चारागाह से 4। अब अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जो जोत है, जोतों की संख्या में क्या महिलाओं की और पुरुषों की जोत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। मतलब महिला जोत में है वो, टोटल बात करें तो जो महिला जोत धारक है उसमें वो वृद्धि हुई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर है वो जो भूमि है वो महिलाओं के नाम पर हो रही है, तो इसमें वो महिला जोत धारक में वो वृद्धि हुई है। और औसतन जोत कितना है एक व्यक्ति के पास, अगर बात करें औसतन जोत तो है वो 2.73 हेक्टर, इतना है वो औसतन जोत, यानी कि कुल जोतों की संख्या, कुल जोतों की संख्या उसमें इसका भाग किसमें देने पर, जोतों का कुल क्षेत्रफल, जोतों का कुल क्षेत्रफल, इसमें वो इसका भाग देने पर है वो एक व्यक्ति के पास औसतन जो जोतों का आकार है वो आएगा, यानी कि औसतन जोत 2.73 इतना है वो, मतलब जो एक व्यक्ति के पास इतनी भूमि है। और जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 208.7, और कुल जोतों की संख्या कितनी है, तो 76 क्षेत्रफल कितना है, इतनी तो महिला जोत धारक है, और इनके पास कितना क्षेत्रफल है, 16.54 लाख हेक्टर, इतना इनके पास है वो, इनके महिलाओं की संख्या है और इतना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में 24% की वृद्धि हुई है, जबकि महिला जोत धारकों की संख्या में वो 42% की वृद्धि हुई है। इसको एक्सचेंज करना बस, क्षेत्रफल में 24%, फिर इसको 4 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, तो वो महिलाओं की संख्या में, महिला जोत धारकों की संख्या में वो वृद्धि हुई है। टोटल महिला कितनी है, जोत धारक 7.75 लाख महिला, और उसके पास उनके क्षेत्रफल उनके पास कितना, तो 16.54 लाख हेक्टर उनके पास है वो लैंड है। और इसमें वो वृद्धि कितनी हुई है, तो 24%, और है वो महिला जो जोत धारक है उनकी संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो 42%। तो ये होगी टोटल, यानी कि जोतों की संख्या, टोटल कुल जोतों का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल में जोतों की संख्या का भाग देंगे तो औसतन जोत आएगा, और औसतन जोत है वो 2.73 जो हेक्टर है वो एक व्यक्ति का औसतन जोत क्या है, वो क्षेत्रफल है। और फिर महिलाओं की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है, जोत धारक, महिला जोत धारक, और क्षेत्रफल में वो 24% की वृद्धि हुई है। टोटल महिला कितनी है, जोत धारक 7.75 लाख, और है वो इनके पास है वो जो लैंड है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 24%, ठीक है। तो आज अपन ने वो कृषि के क्षेत्र के बारे में, जो दूसरा चैप्टर, उसके अब उत्पादन उत्पादन में कितना योगदान है राजस्थान की जीएसडीपी में, कृषि के प्रकार देखे अपन ने, वो जो मतलब भूमि के टाइप देखे, और फिर उसकी उत्पादकता, मानसून, इसके बारे में देखा, और कृषि की स्थिति के बारे में देखा। तो ये वो एक पार्ट हुआ, मतलब अब वो एक क्लास और होगी कृषि के बारे में, जिसमें वो अपन वो योजनाओं के बारे में देखेंगे, जो कुल योजनाएं कृषि के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट योजना है उसकी एक क्लास अलग से ले लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगेगी क्लास, और ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है, और फैक्ट है वो, इसको तो केवल रटना है, इसमें अब क्या समझें, थोड़ा सा जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। और ज़्यादातर इसमें वो फैक्ट, तो फैक्टों को 1-2 बार लिख कर याद करोगे तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। समझ में तो क्या याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर है वो अपन को तभी याद आएगा, तभी अपन वो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।